ठीक है, तो मैं ब्रीफ दे देती हूँ प्रीवियस लेक्चर का। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखा था हमने। इन ऑर्डर टू यस पंप मैम। ब्लड थ्रू द बॉडी एंड द हार्ट इज कनेक्ट टू द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर वेसल्स का एक सिस्टम चलता है जो कि ब्लड को कैरी करता है, और ये एक क्लोज टाइप का सिस्टम रहता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के फंक्शंस में जो मेजर कंपोनेंट्स हैं जो वर्क करते हैं वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। जो कि ब्लड है वो सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स के थ्रू और उन सबको पंप करता है हार्ट। जनरल फंक्शन ऑफ दिस प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है जो कि कंप्लीट ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है, रेगुलेशन होता है, प्रोटेक्शन होता है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जो मेजर फंक्शन है पंप करना, इसमें हेल्प करती हैं कार्डियक मसल्स, चैम्बर्स, वाल्व्स और इंट्रिंसिक कंडक्शन सिस्टम। फंक्शनल एनाटॉमी के अंदर आपने हार्ट का पिक्चर आपको शो हो रहा है, विच शोज कि उसमें 4 चैम्बर्स हैं, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल, 2 सिस्टम्स होते हैं, पल्मोनरी सिस्टम और सिस्टेमिक सिस्टम। सिस्टेमिक के अंदर पूरी बॉडी को सप्लाई मिलता है और पल्मोनरी के अंदर लंग्स तक जाता है ट्रैवलिंग ब्लड की। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट में क्या है, फंक्शंस है जिसमें आपको एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स का और सेमिलुनर वेल्व्स, 2 वेल्व्स पता चलती है। एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स जो होती हैं वो इस फंक्शन के लिए होती है कि एक बार अगर ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में चला गया तो वापस से फ्लो करके पीछे नहीं जा पाएगा। और सेमिलुनर वेल्व्स का है कि अगर वो एक बार सर्कुलेशन, बॉडी की सर्कुलेशन में चला गया तो वापस से वेंट्रिकल में नहीं आ पाएगा। इसमें आपको सारे वेल्व्स दिखाए गए हैं, वेल्व्स ऑफ द हार्ट। आपको ट्राइकेस्पिड दिख रहा है, बाइकेस्पिड दिख रहा है, आयोटिक वेल्व्स दिख रहा है और पल्मोनरी वेल्व। ये सभी वेल्व्स जो है इनका फंक्शन है कि इनको ब्लड को डायरेक्शन प्रोवाइड करवानी रहती है और वो बैक फ्लो नहीं कर पाते हैं। वेल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, इसमें आपको रिलैक्सेशन फेज के अंदर वेल्व को शो किया गया है कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में मिलने वाला जो वेल्व है वो किस तरीके से रिलैक्सेशन के अंदर वर्क करता है। रिलैक्सेशन के अंदर आपका वेल्व्स जो है वो ओपन है ताकि उसके अंदर फिलिंग आ सके। वेल्व्स ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आपके वेल्व्स कैसे फंक्शन करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर जो आपके वेल्व्स है वो क्लोज रहते हैं और वो फुल होने के बाद में नीचे की तरफ ओपन हो जाते हैं ताकि वो वेसल्स के अंदर जा सके। इस पिक्चर में आपको एवी वेल्व सपोर्ट दिखाया गया है जिसमें आपको मसल्स दिखाई गई हैं, पैपिलरी, ट्रेबिकुलिक और कॉर्डी टेंडिनाइज। हार्ट की लेयरिंग दिखाई गई है और मस्कुलेशन दिखाया गया है जो हम पहले भी देख चुके हैं कि हार्ट के अंदर कितने टाइप के लेयर्स हैं। एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी और एपिकार्डियम, फाइब्रस पेरिकार्डियम और उससे पहले आती है पेरिकार्डियल लेयर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। राइट वेंट्रिकल वर्सेस लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें आपको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्टेड दोनों फेज के अंदर आपको वेंट्रिकल्स का साइज और उनकी लेयरिंग दिखाई गई है। जहां पर ज्यादा प्रेशर होता है वहां की लेयरिंग जो है वो ज्यादा अच्छी, मतलब मोटी है। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्डियक मसल, हमने कार्डियक मसल की स्ट्रक्चर देखी थी। यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, ब्रांचिंग फाइबर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत रहती है। स्टेरिएशन रहता है, ऑटोरिदमिक होता है, इंक्रीज्ड डिस्क होती है, गैप जंक्शन होते हैं डेस्मोसोम्स में, फंक्शनल साइनेक्टिन होता है, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन टाइम होता है, लॉन्ग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। कोरोनरी सर्किट हमने देखा था, इसके अंदर हमारा आउटर ऑफ द हार्ट के जो भी सर्कुलेशन पार्ट था वो भी देखा, पीछे की तरफ वाला सर्कुलेशन भी देखा और मेजर जो वेसल्स है वो को हम देख चुके हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ये हम देख चुके हैं। इसका रिलेटेड पिक्चर भी एक बच्चे ने मुझे सेंड किया था, ब्लड वेसल्स एंड फ्लो ऑफ द ब्लड। यहाँ पे हमने ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रेवल करने वाले ब्लड का फ्लो और उसकी डायरेक्शन को देखा था कि किस तरीके से हार्ट जो है वो पूरी बॉडी को सप्लाई करता है और फिर लंग्स तक जाते हैं। स्ट्रक्चर देखी थी हमने आर्टरीज और वेन्स की, दोनों के अंदर डिफरेंसेस था। इलास्टिसिटी का मेजर डिफरेंस था कि एक में इलास्टिसिटी बहुत होती है, दूसरे में इलास्टिसिटी कम होती है। और एक डिफरेंस था मेजर जो कि ल्यूमन से रिलेटेड था कि आर्टरीज का ल्यूमन है जो सर्कुलर वे में होता है और वेन्स का जो ल्यूमन होता है वो छोटा होता है। कंपैरिजन हम देख चुके हैं ट्यूनिक्स में, आर्टरीज और वेन्स में, और प्रेशर के बारे में और ल्यूमन डायमीटर, वॉल थिकनेस, वॉल लेयर, मसल इलास्टिसिटी, वाल्व्स, ये सब चीजें हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्टरी हम देख चुके हैं कि ये हाई प्रेशर वेसल्स को कंट्रोल करती है और इनमें ट्रेवल करता है।
टाइप्स ऑफ आर्टरीज एंड एट्रियोल्स देख चुके हैं कि इसमें 3 टाइप की आर्टरीज होती हैं जो मेजर होती हैं, एक माइनर होती हैं और तीसरी एट्रियोल्स होते हैं जो बिल्कुल सबसे छोटे लेवल पे आ जाते हैं। कैपिलरीज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम देख चुके हैं क्योंकि ये बिल्कुल स्मॉल और बहुत ही माइन्यूट लेवल की होती हैं। और टाइप्स भी देख चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होती हैं, फेनिस्ट्रेटेड होती है और साइनोसॉइड होती हैं। कैपिलरी बेड का फंक्शन और कैपिलरी बेड को हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जो है चेंजिंग और एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, जहाँ पर आपका ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड सब चेंज हो जाते हैं और अपने अकॉर्डिंगली ट्रेवल करते हैं। वेन्स भी हम देख चुके हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वेन्स के, कंपैरिजन ऑफ वेन्स एंड वेन्यूल्स भी देख चुके हैं और वेरिकोस वेन के बारे में भी हम देख चुके हैं। वेन्स एंड ब्लड रिजर्वायर भी हम देख चुके हैं कि कितना परसेंट ब्लड जो हमारा ट्रेवल करता है और कौन कौन से सेगमेंट में ट्रेवल करता है। बेसिक कंपैरिजन भी हम देख चुके हैं आर्टरीज और वेन्स के अंदर क्या है, जो कि उसके डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, जनरल अपीयरेंस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है, वॉल थिकनेस पे और रिलेटिव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे और वैल्व्स पे। कैपिलरी एक्सचेंज हम देख चुके हैं कैपिलरी बेड के बारे में। कैपिलरी एक्सचेंज के अंदर कौन से एनर्जी के भी हम देख चुके हैं। कंडक्शन सिस्टम भी हम देख चुके हैं कि हार्ट के अंदर किस तरीके से कंडक्शन होता है जो ब्लड का है। यहाँ से हमें देखना है कार्डियक कंडक्शन, राइट। इससे पहले तक का हम लोग देख चुके हैं, इसमें अब तक में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। अगर कोई डाउट है तो बताओ। नहीं ना? चलो फिर हम कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट करते हैं। No, ma'am. कंडक्शन सिस्टम का ओके, थैंक यू। कंडक्शन सिस्टम का मतलब ये है कि किस तरीके से हमारा जो हार्ट है वो इस सिस्टम को रेगुलेट करता है। Conduction system of the heart. Specialized conducting components of the heart include the sinoatrial node, the internodal pathway, and the atrioventricular node, and the atrioventricular bundle, and the right and left bundle branches, and the Purkinje fibers. ये सब चीजें आपके हार्ट के अंदर फिक्स रहती हैं। अब जो आपका साइनोएट्रियल नोड का फंक्शन है या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड का फंक्शन है, ये वो फंक्शन है जो कि ये एक टाइप के नोड या फिर आप एक टाइप का ऐसा बोल सकते हो कि ये एक चीज जो स्टिमुलेटर है, ये एक टाइप का स्टिमुलेटर है जो हार्ट को स्टिमुलेट करता है कि अपना साइज एक्सपेंड करे या क्लोज करे। तो जो साइनोएट्रियल है ये एट्रियम का कंट्रोल करता है और एंट्रियो वेंट्रिकल जो है वो वेंट्रिकल को कंट्रोल करता है। पुर्किंजे फाइबर्स होते हैं जो कि मसल्स को एक्टिवेट करते हैं कि उन्हें कब बिगर जो फॉर्म में आना है और कब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आना है। अभी आप देखोगे सबसे पहले एट्रियम के अंदर आप प्लेसमेंट देखोगे कि साइनोएट्रियल नोड सबसे ऊपर एट्रियम के ऊपर लगा रहता है और एंटीरियर इंटरनोडल जो नोड्स हैं वो पूरे हार्ट को जो एट्रियम है उसको कवर करके रखती हैं और इसके जो फाइबर्स हैं जो उसकी कनेक्टिविटी है वो आप देखोगे दूसरे साइड के लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जा रही है, वहां पर भी ये वही काम करती हैं जो कि स्टिमुलेटर का काम है। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है, आप एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड देखोगे एट्रियम के नीचे है, एट्रियम के बिल्कुल नीचे की तरफ है और उसकी जो कवरिंग है, उसकी जो कैपेसिटी है वो वेंट्रिकल्स में जा रही है। येलो लाइन आपको देखनी है मेजर, तो येलो लाइन आपका वेंट्रिकुलर नोड है और वो नोड जो है वो वेंट्रिकल्स के ऊपर की कवरिंग के अंदर आता है जहां से वो उसको स्टिमुलेट करता है कि उसको अब कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होना है। मिडल इंटरनोड्स भी आप देख सकते हो एंड पोस्टीरियर इंटरनोड्स भी आप देख सकते हो। ये राइट साइड का एट्रियम है, ये राइट साइड का वेंट्रिकल है। दूसरी तरफ आप आर्क ऑफ एयोटा देख रहे हो और बैचमैन्स बंडल देख रहे हो। ये बंडल जो है इसी फाइबर से साइनोवियल जो साइनोएट्रियम नोड है इससे निकलने वाले फाइबर्स हैं जो कि लेफ्ट एट्रियम तक आ रहे हैं। एंटीरोवेंट्रिकुलर बंडल जो है, बंडल ऑफ हिस जिसको बोलते हैं, वो बंडल ऑफ हिस किस कहाँ से निकलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से निकलते हैं जो कि लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल दोनों में सप्लाइड है। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आती हैं आपके पास में और पुर्किंजे फाइबर्स आते हैं जो कि हार्ट की आउटर लेयर के ऊपर कवर्ड रहते हैं। इसका मेजर फंक्शन क्या है? स्टिमुलेट। उन्हें ये एक सिग्नल देते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल टाइप चीज है जो कि सिग्नल हार्ट को कि उसे पंप करते हुए रहना है या उसे कॉन्ट्रैक्टेड और रिलैक्स फेज में रहना है, क्योंकि ये जो फाइबर, ये जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस है ये हार्ट अपने आप जनरेट कर रहा है, इसको कोई बाहर से गाइड नहीं कर रहा है। ये इसका पंपिंग फंक्शन है जो उसको कंटिन्यूअसली करने के लिए प्रोवोक करता रहता है। अब आप देखेंगे कार्डियक कंडक्शन। कार्डियक कंडक्शन के अंदर आप सबसे पहले स्टार्ट वन पिक्चर से स्टार्ट करेंगे और आगे आगे जाएंगे। सबसे पहले है
the sinoatrial node and the remainder of the conduction system are at rest. सबसे पहले आपने देखा कि साइनोवियल एट्रियम का जो साइनोएट्रियल नोड है वो रिलैक्सिंग फेज में, मतलब रेस्ट फेज में। येलो कलर का जो डॉट आप देख रहे हो सबसे पहले ऊपर ऊपर जो दिख रहा है येलो डॉट, वो रिलैक्सिंग फेज में, मतलब वो सिर्फ लगा हुआ है, उसने कुछ नहीं किया। दूसरा एट्रियोवेंट्रिकुलर का है, वो भी नीचे की तरफ सीधा जा रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, अभी तक उसने कुछ भी काम नहीं करा है। ये है स्टार्टिंग फेज, स्टार्ट नंबर 1। सेकंड पिक्चर के अंदर जाएंगे, द एसए नोड इनिशिएट द एक्शन पोटेंशियल विच स्वीप अक्रॉस द एट्रिया। अब उसने सेकंड पिक्चर के अंदर एसए नोड ने अपना स्टिमुलेशन दिया और उन्हें पूरे एट्रिया को कवर करना है। ये स्टिमुलेशन उसने दिया है लेकिन वो एक्टिवेशन आया नहीं। अब आप पिक्चर नंबर, after reaching the atrioventricular node, there is a delay of approximately 100 amps allow atria to before the impulse is transmitted to atrioventricular bundle. ऐसे नोड ने जब फंक्शन दिया, ऐसे नोड के फंक्शन देने के बाद में एट्रियंस है उन्होंने फंक्शन को एक्सेप्ट किया और किया। जैसे ही उसने हार्ट के वर्क पे परफॉर्म करना शुरू किया तो वेंट्रिकुलर एवी नोड जो है उसको सिग्नल मिल गया कि अभी उसे वर्क करना है, लेकिन 100 ms टाइम के लिए, ताकि कंप्लीट हो सके कि इसका एट्रियम का फंक्शन क्रिएट कंप्लीट हो जाए, तब वो स्टिमुलेशन स्टार्ट कर देगा। तो पिक्चर थर्ड के अंदर वो वेट करता है कि कब उसका काम एट्रियम का हो जाए तो अगला सिग्नल देना स्टार्ट करेगा। Picture the impulse through the atrial bundle branch of the Purkinje and also reaches the right papillary muscle via the moderate band. जैसे ही एट्रियम का फंक्शन कंप्लीट हो गया, सेकंड में जो एवी नोड है उसने अपना स्टिमुलेशन दे दिया और फोर्थ पिक्चर के अंदर स्टिमुलेशन जो है सारे हार्ट की वॉल के अंदर, वेंट्रिकल्स की वॉल के अंदर ट्रेवल करने लगा और वो वहां पर अपना स्टिमुलेशन होने लगा। जब उसने दे दिया तो पिक्चर 5 में आप देखते हैं impulse spread to the contract fiber of the ventricle। अब पिक्चर 5 के अंदर आप देख सकते हैं जैसे सिग्नल ही वेंट्रिकल्स है वो एक्टिवेशन में आगे उन्होंने आप करना शुरू कर दिया। अब पिक्चर 6 में आप देख रहे हो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन बिगिन, और जैसे ही उसने स्टिमुलेशन सारे वेंट्रिकल्स में दे दिया तो आपके वेंट्रिकल्स क्या हुए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। कॉन्ट्रैक्ट होते ही जो ब्लड था वो नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा, और जब नीचे की तरफ फ्लो कर जाएगा तो ये खाली हो जाएंगे हार्ट, और जैसे ही हार्ट खाली हो जाएगा तो नंबर 1 पे दोबारा आ जाएगा और फिर से आपका ऐसे नोड जो है वो फिर अगेन आपको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टार्ट कर देगा। ये आपका कंप्लीट कार्डियक कंडक्शन है। ये कंडक्शन में आपका ऐसे नोड और ए नोड जो है दोनों हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और कब ब्रेक हों, तो ये स्टिमुलेशन अपने आप मिल रहा है कि आप लोग पिक्चर 1 लेके 6 के देख पा रहे हो। इसमें प्रॉब्लम है? मैम आवाज प्रॉब्लम है। आवाज क्या हो रही है? आ नहीं रही है, आपकी आवाज कट रही है। ठीक है, नहीं आ रही। अभी ठीक है? हाँ मैम। अभी तो मैं रिपीट करूँ क्या, अगर वो क्लियर नहीं हुआ है तो सर जो आपका कंडक्शन सिस्टम है कार्डियक का?
हाँ मैम, एक बार कर दो। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ। ओके, तो बिगनिंग से आप लोगों को ये देखना है कि जो हमारा हार्ट है उसमें कंडक्शन सिस्टम बनता कैसे है, मतलब उसको कब कैसे स्टिमुलेशन मिलता है कि उसको पंपिंग की याद आती है कि उसे पंप करना है। ये जो दोनों सिग्नल्स है वो कहाँ से मिलते हैं, एसए नोड और एवी नोड से मिलते हैं। दोनों की जो लोकेशन है आप येलो डॉट के अंदर देख सकते हो, येलो कलर के सर्कुलेशन के अंदर दोनों की लोकेशन एट्रियम में है। एसए नोड ऊपर है और एवी नोड नीचे है, लेकिन एसए नोड का हाँ। कंडक्शन जो है वो सिर्फ एट्रिया तक है और एवी नोड का जो कंडक्शन है वेंट्रिकल्स तक है। स्प्रेड वेल लाइनिंग्स के अंदर येलो कलर की लाइनिंग में आप देख सकते हो। तो जो स्टार्टिंग फेज है फेज वन, ये रेस्टिंग फेज है जिसमें कोई काम नहीं चल रहा है। आई रिपीट, द साइनोएट्रियल नोड एंड द रिमाइंडर ऑफ द कंडक्शन सिस्टम आर एट रेस्ट। फर्स्ट पोजीशन के अंदर तो दोनों चीजें हैं वो रेस्टिंग फेज हुए हैं, और रेस्टिंग फेज कंप्लीट करने के बाद में फेज टू स्टार्ट होता है जिसके अंदर ऐसे नोड जो है आपका एक्शन पोटेंशियल चेंज करके इनिशिएट करता है सिग्नल्स को। द ऐसे नोड इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल विच स्वीप्स अक्रॉस द एट्रियम, और ये जो मैसेज इसने दिया ये दोनों एट्रियम लेफ्ट राइट के अंदर चला जाता है। जैसे ही ये मैसेज जाएगा फेज थ्री आ जाएगा, क्योंकि फेज टू के अंदर इसने मैसेज भेजा, मैसेज भेजते ही काम का शुरू होना फेज थ्री में स्टार्ट होता है। After reaching the atrioventricular node, there is a delay of approximately 100 ms millisecond. Allow the atria to complete pumping blood before the impulse is transmitted to atrioventricular bundle. जैसे सेकंड फेज के अंदर उसने स्टिमुलेशन दिया, स्टिमुलेशन के बाद में फेज थ्री के अंदर चला गया। फेज थ्री के अंदर क्या हुआ, जो एट्रियम थे उन्होंने अपना काम करना शुरू किया, और उस काम करने को कंप्लीट करने के लिए एवी नोड आप उसको 100 मिली सेकेंड्स का टाइम देता है ताकि एट्रियम का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए और फिर वो आगे अपना स्टिमुलेशन दे पाए। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो वो अपना स्टिमुलेशन देता है जो आपको फेज फोर में दिखाई दे रहा है। फॉलोइंग द डिले, द impulse travel through the atrioventricular bundle and bundle branches of the Purkinje fiber and also reaches the right papillary muscle via the moderate bundle. आप फेज फोर में देख सकते हैं कि जैसे ही आपका एट्रियम का काम पूरा हुआ, आपके एवी नोड ने सिग्नल दिया और एवी नोड के सिग्नल कंप्लीटली वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रेवल करने लगे। जब वो वेंट्रिकल्स के अंदर ट्रेवल करने लगेंगे तो फिर वो स्टिमुलेशन वेंट्रिकल्स को दे देंगे और वो जो वर्क होगा वो फेज फाइव में कंप्लीट होगा। द इम्पल्स स्प्रेड टू द कॉन्ट्रेक्टाइल फाइबर ऑफ द वेंट्रिकल्स, और वो फाइव के अंदर पहुंचते ही उन्होंने क्या करना शुरू किया, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया जिसका उसे स्टिमुलस मिला था। फेज फाइव के अंदर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट होने का स्टिमुलस दे दिया वेंट्रिकल को, और फेज सिक्स के अंदर क्या हुआ, वेंट्रिकल जो है कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो गए। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वेंट्रिकल्स का जो ब्लड था वो बॉडी के अंदर सिस्टम के अंदर चला जाएगा, वेंट्रिकल्स खाली हो जाएंगे, खाली होते ही फर्स्ट फेज वापस आ जाएगा क्योंकि अब उसे फिलिंग करना स्टार्ट करना है, और फिलिंग करना स्टार्ट करने के लिए उनको रिलैक्सेशन फेज में आना पड़ेगा। और रिलैक्सेशन फेज आपका फेज वन है जहां पर आपका कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट हुआ था। इस तरीके से ये उनका सर्कुलर मोशन के अंदर पूरा का पूरा सर्किट चलता है कि कब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और कब उन्हें रिलैक्स होना है। ठीक है, यस मैम। अब है आपका एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक कंडक्शन सेल। एक्शन पोटेंशियल कैसे चलता है, the pre-potential is due to a slow influx of sodium ion until the threshold is reached, followed by rapid depolarization and repolarization. जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो सोडियम आयंस की वजह से काम करता है। आपने यहाँ पर इसमें आपको एक टाइम बाउंड चीज दिखाई दे रही है 0.8 सेकेंड और 1.6 सेकेंड, और दूसरी तरफ हाँ। आपको ग्राफ के अंदर दिखाई दे रहा है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो -80 से शुरू होकर +20 तक जाता है, और इसके अंदर आपका जो थ्रेशोल्ड फोम आती है, थ्रेशोल्ड फोम जो आ रही है वो आपका -40 तक आ रहा है, -40 तक उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी का लेवल आ रहा है। और ये सब चीजें इनिशिएट करने के लिए आपका सोडियम आयन जो है वो उसे सिग्नल दे रहा है। तो -40 थ्रेशोल्ड से शुरू होने वाली चीज जो है एक्शन पोटेंशियल, वो प्लस के 18 और 20 तक जाकर फिर से नीचे गिरती है और फिर माइनस के 60 तक नीचे गिरकर थ्रेशोल्ड तक लेवल तक पहुंचती है जो कि -40 है,
और उसके बाद में अगेन वो पॉजिटिव में जाके फिर से नीचे आती है। अब आप देख सकते हो द प्री पोटेंशियल इज ड्यू टू अ स्लो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। सोडियम आयन के स्लो इनफ्लक्स की वजह से आपका प्री पोटेंशियल फेज बनता है एंड द थ्रेशोल्ड इज रीच्ड। थ्रेशोल्ड मिलता है उसे, फॉलोड बाय अ रैपिड डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। इसके जब वो थ्रेशोल्ड में आने से पहले रैपिड फॉल जो उसका होता है वो डीपोलराइजेशन है, और उसके बाद में फिर से वो एलिवेट करता है, वो रीपोलराइजेशन है। The prepotential account for the membrane reaching threshold and initiate the spontaneous depolarization and contraction of the cell, and note the lack of the resting potential। यहाँ पे कोई भी रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं आ पा रहा है, सीधा सीधा काम चल रहा है। जैसे ही वो नीचे थ्रेशोल्ड को टच करता है फिर से उसे सिग्नल मिलता है, डीपोलराइजेशन के लिए वो ऊपर चला जाता है, रीपोलराइजेशन के लिए फिर से नीचे आना शुरू होता है और अगेन थ्रेशोल्ड को जाकर मिलता है। इस तरीके से इनका सेल का काम जो है वो चलता रहता है। और ये सेल का काम जो है वो चलता चलता कैसे चलता रहता है, ये एक्शन पोटेंशियल जो है ऐसे नोड को कंट्रोल करता है। जैसे ही उसके अंदर फिलिंग का काम आता है, फिलिंग का काम आते ही सेल्स को सोडियम का लेवल हाई मिलता है और वो इन्फ्लक्स हो जाती हैं, और इन्फ्लक्स के बाद में वो करते हैं और सिग्नल मिलते ही जो कॉन्ट्रैक्शन पे इसका रिलैक्सेशन फेज कंप्लीट होकर फिलिंग का फेज स्टार्ट हो जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के फेज में शुरू हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। अब कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल के अंदर किस तरीके से वो वर्क ऑन कर रही है ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है, जिसके अंदर आपके पास में आप शुरू में अगर आप जो पिक्चर नंबर बी है उसमें आप देख रहे हो, एक तरफ आपके पास में स्केलेटल मसल है और एक तरफ आपके पास में कार्डियक मसल है। जो आपकी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल के अंदर जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो एकदम से एलिवेट करता है फिर डाउन हो जाता है, एकदम से एलिवेट करता है फिर डाउन हो जाता है। लेकिन इसके कंपैरेटिवली आप देखोगे कार्डियक मसल जो एक्शन पोटेंशियल है एक बार अगर अप हो गया, अप होने के बाद वो स्लोली 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 डाउन आता है, एकदम से वो वापस मतलब एकदम शार्प एज नहीं काम करता। आप दूसरे पिक्चर के अंदर जब आप टेंशन का लेवल देख रहे हो तो आप स्केलेटल मसल के अंदर देख सकते हो एकदम से ऊपर गया फिर एकदम से नीचे आ गया कॉन्ट्रैक्शन के लिए। लेकिन वही कॉन्ट्रैक्शन अगर कार्डियक मसल के अंदर आ रहा है तो वो एकदम से ऊपर नहीं गया, आराम आराम से ऊपर गया, आराम आराम से नीचे गया, इसने मतलब टाइम लिया। जहां पर ये 0 से लेके 300 मिली सेकेंड का टाइम लेता है, वहीं पर आपकी स्केलेटल मसल्स जो है वो 0 से लेकर 90-80 तक के टाइम के अंदर काम कंप्लीट कर लेती है। ये डिफरेंस है आपका स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल्स के अंदर। अब आप डायग्राम नंबर ए पर देखो, मतलब रिटर्न में आइए। ए जी। डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो आपको मिली सेकेंड के अंदर टाइम दे रखा है, और ये मिली सेकेंड किसके लिए टाइम दे रखा है, ये आपको कार्डियक मसल का डिटेल्ड वर्जन है कि आपने 0 से लेके 300 तक का टाइम था, आपका इन्फ्लक्स हुआ सोडियम का तो आपका ऊपर उठना शुरू हुआ, -90 से आप ऊपर उठना शुरू हुए, जैसे ही इन्फ्लक्स मिला आप ऊपर जाते जाते प्लस के 30 तक जाकर आए, वहां पर आपका सोडियम चैनल क्लोज हुआ, और क्लोज होने के बाद में आपका कैल्शियम चैनल ओपन होने के बाद में एक प्लेटू फॉर्म में धीरे धीरे वो नीचे आया और रीपोलराइजेशन फेज उसने स्टार्ट किया, और उसके बाद में पोटेशियम चैनल्स नीचे आते आते एकदम माइनस में आते आते क्लोज करता है और वो फिर से ऊपर आने की फेज में आ जाता है। तो ये टाइम रैपिड डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन, इस रैपिड चेंजेस की वजह से आपके जो ऐसे नोड का फंक्शन है वो कंट्रोल होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल लेवल उसको मिला, उस मिलने के बाद में उसने ऐसे नोड को मैसेज किया कि अब उसे काम स्टार्ट करना है एट्रियम्स के अंदर, और उसे जो ब्लड उसने जो कलेक्ट किया था रिलैक्सिंग फेज के अंदर अब वो उसे वेंट्रिकल्स के अंदर छोड़ देना है। एक्शन पोटेंशियल इन द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल, जो आप ए के अंदर देखोगे, नोट द लॉन्ग प्लेटू फेज due to the influx of calcium ion, the extended refractory period allow the cell to fully contract before another electrical event can occur। ये प्लेटू फेज के अंदर जो उसको टाइम ड्यूरेशन मिलता है, ये टाइम ड्यूरेशन उसे इसलिए मिलता है कि वो जितना भी उसने ब्लड कनेक्ट किया था रेस्टिंग फेज में वो उसे वेंट्रिकल के अंदर अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करके वेंट्रिकल्स के अंदर डाल दे, और जैसे ही उसका सारा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर डल जाएगा, डलते ही उसको अगेन सिग्नल मिलेगा इलेक्ट्रिकल इवेंट को दोबारा से कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि उसे एक बार जो उसने ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में डाल दिया तो उसे रीफिल भी करना होगा, वो फिर से फिल होने के लिए रेस्टिंग फेज में आएगा और फिर से वो ब्लड को अपने अंदर लेकर बैठेगा। डायग्राम बी के अंदर द एक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉर हार्ट मसल इज कंपेयर टू द स्केलेटल मसल, ये हम लोग देख चुके हैं दोनों
कि किस तरीके से स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल के अंदर डिफरेंस है, क्योंकि कार्डियक मसल के अंदर एक प्लेटू बनता है जो कि धीरे धीरे नीचे जाता है, क्योंकि उसे खुलने में या फिर उसे अपने आप को खाली करने में टाइम लगता है। अब है आपका कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल मतलब किस तरीके से आपका एट्रियम वेंट्रिकल खुलते और बंद होते हैं और फिर दोबारा से खुलते और बंद होते हैं। The cardiac cycle begin with the atrial systole and progress to ventricular systole, then arterial diastole and the ventricle diastole. When the cycle begins again, correlation of to the ECG are highlighted. जैसे हम लोगों को ECG में आपने PQRST का वेव देखा होगा, उसमें आपको सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल सबसे पहले आप एट्रियल सिस्टोल दिखता है जो कि वेंट्रिकुलर का सिस्टोल करवाता है, फिर एट्रियल का डायस्टोल होता है जो कि वेंट्रिकल का डायस्टोल करवाता है। अब आप सबसे पहले स्मॉल इस बिगर सर्किल के अंदर आप सबसे पहले जो लाइट पिंक कलर के अंदर एट्रियल सिस्टोल लिखा हुआ है छोटा छोटा अंदर के जो सर्किल है उसमें आप देख रहे हैं, आप एट्रियल सिस्टोल को देखिए। एट्रियल सिस्टोल के अंदर क्या चल रहा है? एट्रियल सिस्टोल के अंदर एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होने का मतलब है एट्रियम में जितना ब्लड भरा था वो अब वेंट्रिकल के अंदर आने वाला है। जैसे ही एट्रियल सिस्टोल शुरू होता है, एट्रियल सिस्टोल के शुरू होने के अंदर एट्रियम खाली होना शुरू हो जाते हैं वेंट्रिकल के अंदर, और एट्रियल सिस्टोल होने के बाद में क्या आता है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंदर आप देखोगे कि जहां पर एट्रियल सिस्टोल दिया हुआ है उसके राइट साइड के अंदर आउटर सर्किल के ऊपर आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल दिखाई दे रहा है। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, और इसमें क्या हुआ? वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन शुरू हुआ। पहले सिस्टोल के अंदर एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल सिस्टोल के अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के फर्स्ट फेज के अंदर उसको सिग्नल मिला कि अब उसे क्या करना है? कॉन्ट्रैक्ट होना है, और वेंट्रिकुलर इजेक्शन हुआ। वेंट्रिकल सिस्टोल जब कंप्लीट हुआ सेकंड फेज के अंदर तो क्या हुआ? वेंट्रिकल सिस्टोल हुए, यानी कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट होते ही अपना सारा जो ब्लड था वो उसने सिस्टम के अंदर डाल दिया। सबसे पहला फेज आया था एट्रियल सिस्टोल, उसके बाद का फेज आया था वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब इन दोनों फेज के बाद में क्या आया? एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल डायस्टोल आया, वो अगेन आपका उसी स्मॉल सर्किल के अंदर नीचे लिखा हुआ है, जिसके अंदर आप एट्रियल डायस्टोल के अंदर आप देख सकते हो कि आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज आया। वेंट्रिकुलर डायस्टोल जल्दी शुरू हुआ, इसके अंदर उसने अपने एट्रियम को रिलैक्सेशन फेज के अंदर रखा। रिलैक्सेशन फेज के अंदर आने के मतलब है कि उसे सिस्टम से ब्लड अपने अंदर फिल करने का मौका मिला और वो नॉर्मल और रिलैक्स फॉर्म में रहा। और एट्रियल डायस्टोल के बाद में वेंट्रिकुलर डायस्टोल आता है। वेंट्रिकुलर डायस्टोल के अंदर क्या हुआ कि वेंट्रिकल्स जो है वो ओपन रहते हैं, यानी कि रिलैक्स फॉर्म में रहते हैं, जहां से वो एट्रियम से ब्लड अपने अंदर वेंट्रिकल के अंदर फुल कर लेते हैं। जैसे ही वेंट्रिकल फुल हो जाएंगे, जैसे ही आपका एट्रियम फुल हो जाएगा, उनका एक्शन स्टार्ट दोबारा से हो जाएगा, एट्रियल सिस्टोल दोबारा आ जाएगा, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद में ब्लड किसको दे देगा? वेंट्रिकल्स को दे देगा। ये आपका कार्डियक सर्किल चलता है। इसमें सबसे पहले आपके पास में एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल उसके बाद में वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर एट्रियो डायस्टोल और फिर वेंट्रिकल डायस्टोल। क्योंकि इसके अंदर आपके पास में चारों चैम्बर बने हुए हैं, जो जो चैम्बर आपके पास में होंगे वो अपने आप को नीचे की तरफ खाली कर देंगे, और खाली करने के बाद में अपने आप को भरने के लिए फिर से रख देंगे। सिस्टोल का मतलब हमेशा कॉन्ट्रैक्शन से होता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो अपने आप को पिचका के अपने अंदर का जितना भी मटेरियल था बाहर छोड़ देते हैं, और डायस्ट्रोल का मतलब है कि वो अपने आप को रिलैक्स या फिर डायलेशन या फिर खुली स्टेज के अंदर छोड़ देते हैं ताकि वो अपने आप को फिर से भर सके। ये आपका कार्डियक साइकिल चलता है। ठीक है? यस मैम। ओके। अब है आपके पास में फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल 475 बीट पर मिनट हार्ट रेट। आपका हार्ट रेट है वो 75 बीट पर मिनट का अकॉर्डिंगली चलता है। 1 मिनट के अंदर 75 टाइम बीट करता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, और एज के फैक्टर के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है, और इसमें सेक्स के फैक्टर के अकॉर्डिंग भी वेरी करता है। फीमेल और मेल दोनों में अलग अलग टाइप का, और बच्चों में, अडल्ट में और ओल्ड एज में अलग अलग टाइप का होता है। When the cycle begin, all the four chamber are relaxed.
सभी चारों चैम्बर रिलैक्स्ड हैं और अब हम साइकिल शुरू करेंगे। साइकिल शुरू करना, सबसे पहले फेज आया एट्रियल सिस्टोल का, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिंग एट्रिया फिल रिलैक्स्ड वेंट्रिकल विद द ब्लड। एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करते ही अपने अंदर का ब्लड जो था वो वेंट्रिकल के अंदर डाल दिया। फिर आया आपके पास में एट्रियल डायस्टोल, जो कि कंकरेंट विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि वेंट्रिकल सिस्टोल का फेज 2 था, यानी कि रिलैक्सेशन फेज था। तो जहां पर रिलैक्सेशन फेज के अंदर क्या होता है, फिलिंग आती है। उसके बाद ये थोड़ा सा इसके अंदर शिफ्टिंग हो गया है। एट्रियल सिस्टोल के बाद में वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया, जो कि वेंट्रिकल्स ने भी ब्लड को अपने आप के अंदर कॉन्ट्रैक्ट किया और ब्लड को सर्कुलेशन में छोड़ दिया। उसके बाद एट्रियल डायस्ट्रोल आया, जिसमें आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल का दूसरा फेज था और रिलैक्सेशन का फेज था, जिसमें एट्रिया जो है दोबारा से फिलिंग कर रहे हैं। फोर्थ फेज के अंदर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया और फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंगली कॉन्ट्रैक्टिंग वेंट्रिकुलर पुश एवी नोड वेल क्लोज बट नॉट इनफ प्रेशर टू ओपन द सैम्बुलिनर वॉल। एवी नोड की वजह से उसने फिलिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन सैम्बुलिनर नहीं खोले ताकि वो फिलिंग कंप्लीट हो सके और ब्लड जो है वो नीचे की तरफ ना जाए। Ventricular pressure is now equal to systemic pressure and isovolumetric contraction. जैसे ही उसका प्रेशर जो था वेंट्रिकुलर प्रेशर का सिस्टेमिक प्रेशर के बराबर हुआ, आइसोवोल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया। स्टेप 5 के अंदर आपके पास में आ गया वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जो कि दूसरा फेज था, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर कंटिन्यूज टू राइज। वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो था वो कंटिन्यूसली बढ़ता गया। सैम्बुल और इतना प्रेशर बढ़ने के बाद में सैम्बुलिनर वॉल्व ओपन हो गए। इन वाल्व के ओपन होते ब्लड जो था वो सर्कुलेशन में आ गया एंड ब्लड लीव द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से इजेक्शन हो गया, वेंट्रिकल के ब्लड ने छोड़ दिया उसे और वो आगे चला गया। अब प्रीवियस के अंदर आप जा सकते हो, वेंट्रिकुलर डायस्टोल शुरू हुआ, वेंट्रिकुलर रिलैक्स था तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया और उसने सैम्बुलिनर वॉल को बंद कर दिया। प्रेशर जो इक्वल था आइसोवॉल्यूमेट्रिक के अगेन आ गया और एवी नोड्स जो थे वो अभी भी क्लोज आ गए। उसके बाद में वेंट्रिकुलर डायस्टोल स्टार्ट हुआ लेटली फेज में, और एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कंटिन्यू टू फॉल एवी वेल्व्स ओपन। जैसे ही उनका प्रेशर जो नीचे गिरता गया तो एवी नोड अपने आप से एक्टिवेट हो गया और सारे चैम्बर रिलैक्स हो गए और वेंट्रिकल बिगन विद द फिलिंग दोबारा से, जो कि रफली 70% आता है। ये आप अब ज्यादातर जो ईसीजी के अंदर आप देखते हैं पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी के आपको आप पी के फेज के अंदर देख रहे हैं एट्रियल डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, और नीचे की वेंट्रिकल्स में आपको वेंट्रिकल डायस्टोल मिलता है। और टी के अंदर जाने के बाद में आपको एट्रियल डायस्टोल मिलता है, नीचे के फेज में वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल मिलता है। ये आपका 1 कार्डियक साइकिल का फेज कंप्लीट होता है। रिलेशनशिप बिटवीन द कार्डियक साइकिल एंड ईसीजी, ये आपको चार्टिंग के इस पिक्चर के अंदर दिखाया गया है। इनिशियली बोथ द एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर आर रिलैक्स्ड, यानी कि दोनों के दोनों डायस्टोल के अंदर थे। आप पी क्यू आर एस से देखिए, एट्रियल डायस्टोल लिखा हुआ है और वेंट्रिकुलर डायस्टोल लिखा हुआ है। The P wave represent the depolarization of the atria and is followed by the atrial contraction. आप P वेव से समझ सकते हो कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, यानी कि एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट होता है। P वेव आपको शो करता है यहाँ पर एट्रिया सिस्टोल शुरू हुआ है। एट्रियल सिस्टोल एक्सटेंड अंटिल द QRS कॉम्प्लेक्स। एट्रियम का सिस्टोल जो है वो तब तक चलता है जब तक कि QRS का कॉम्प्लेक्स फॉर्म चलता है, एट विच पॉइंट द एट्रिया रिलैक्स। जिस पॉइंट पर एट्रिया जो है वो रिलैक्सेशन फेज में आता है। द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो आपका वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन को शो करता है एंड इज फॉलोड बाय द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और जो कि जब इसमें डीपोलराइजेशन होगा तो वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज में आएंगे, जो कि QRS को आपको शो करता है। और रिप्रेजेंट जो T है, द वेव T रिप्रेजेंट्स द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। दोबारा से पोलराइजेशन का जो वेंट्रिकल्स का प्रोसेस है वो आपको वेव टी से दिखाई देता है एंड द मार्क्स द बिगिन ऑफ वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, और जो कि रिलैक्सेशन वेंट्रिकल्स का स्टार्ट करवाता है। ये आपको ईसीजी के जो चारों सिग्नल्स मिलते हैं वो PQRST के अंदर दिखते हैं, और जिसमें चारों मैकेनिज्म आपको शो होते हैं, जिसमें आपका एट्रियम डायस्टोल, सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और सिस्टोल दिखाई देता है। स्टेथोस्कोप प्लेसमेंट फॉर द ऑस्कल्टेशन। जैसे आपको स्टेथोस्कोप को फील करके आपको अपना हार्ट का
बीटिंग सुननी होती है, उस बीट को सुनने के लिए आपका जो स्टेथोस्कोप प्लेसमेंट है वो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप फैसिलिटेट द ऑस्कल्टेशन डिफरेंट वेल्व कैन बी हर्ड। अगर आपको अलग अलग वेल्व को सुनना है तो आपके पास में 4 पॉइंट दे रखे हैं, चारों पॉइंट पे आप अलग अलग वेल्व के जो बीटिंग है वो आप सुन सकते हैं। बीटिंग का मतलब है ओपनिंग और क्लोजर आप सुन सकते हैं। जो आपका वेल्व्स है एओ, पीए, टीआरआई, बीआई, मतलब ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, और एओ से एयोटिक और पीए से पल्मोनरी, ये सारे वेल्व्स आपके पास में हैं। प्लेसमेंट आपको जो आपने दिखाई, जब सबसे पहले अगर आपको एयोटिक का सुनना है तो आपको प्लेसमेंट टू राइस दिखाई गई है। आपने जब पीए देखना मतलब पल्मोनरी देखना है तो आपको 2 LIS से दिखाई गई है। अगर आपको ट्राइकस्पिड का देखना है तो 4 LIS दिखाई गई है, और अगर आपको बाइकस्पिड का देखना है तो 5 LIC से दिखाई गई है। इनके अंदर आपकी लाइनिंग है, और S1 से आपको ओपन का दिखाई देता है। अगर दोनों ए और पीए अगर ओपन है तो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्लोज होंगे। और अगर आपको स्टेनोस की साउंड सुननी है, इजेक्शन क्लिक आपको एओ और पीए से सुनाई देगा। अगर आपको S2 फेज के अंदर आते हैं तो आपको ए और पीए क्लोज दिखाई देगा, और ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड ओपन दिखाई देंगे। और स्टेनोइसिस साउंड सुननी है आपको ओपनिंग स्नैप और ओपनिंग स्नैप, जो आपको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड में सुनाई देगी। ये आप स्टेथोस्कोप जो हाई क्वालिटी होते हैं उनसे आप इनको सुन सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हार्ट साउंड एंड द कार्डियक साइकिल। हार्ट के अंदर ये जो साउंड प्रोड्यूस, हाँ जी एल बेटा आई सी बोलो। एस क्या होता है? LICS क्या होता है? बेटा ये प्लेसमेंट है इनकी, अच्छा। ये प्लेसमेंट का मार्किंग दिया हुआ है कि ये किस तरीके से आपका कार्डियक साइकिल जो है राइट साइड का और लेफ्ट साइड का कार्डियक साइकिल है, ये किस तरीके से प्लेस किया जाता है। लेफ्ट और राइट दोनों के अंदर कार्डियक साइकिल सर्किल जो है साइकिल के लिए आपको प्लेसमेंट हाँ, दी गई है। ठीक है। हार्ट साउंड एंड द कार्डियक साइकिल, जो आपके हार्ट की साउंड है और कार्डियक साइकिल है, इनके अंदर कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और ये कब आपको लब सुनाई देता है और कब आपको डब सुनाई देता है। लब और डब का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने। यस मैम। तो हार्ट साउंड एंड द कार्डियक साइकिल, इन दिस illustration the x axis reflects the time with the recording of the heart sound and the y axis represent the pressure। अब आप इसको प्रेशर के साथ में कोरिलेट करके आप साउंड सुनेंगे। सबसे पहले आपके पास में आयोटिक प्रेशर है और स्टैमरिन वाल्व ओपन है और एवी वाल्व क्लोज है। एवी वाल्व क्लोज था तो प्रेशर कितना था, नियरली 0 से 20 के बीच में, और 0 हाँ। से 20 के बीच में जो आपका एट्रियल प्रेशर था उस टाइम में आपको पहला लब सुनाई देता है, LUB। उसके बाद में हम्म। आपका प्रेशर जो था वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। इंक्रीज होने के बाद में जैसे ही वो ड्रॉप आउट होता है, जैसे ही वो नीचे आता है, आपके एवी नोट्स जो है वो ओपन होते हैं। ओपन होते ही आपको डब की साउंड सुनाई देती है। ठीक है, ये यस आपका मैम। प्रेशर के अकॉर्डिंग है। पहली साउंड आपको लब सुनाई देती है, दूसरी जैसे ही प्रेशर आपका डाउनफॉल करता है। लब सुनाई देने का मतलब है कि अब प्रेशर जो है वो कम था और बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही बढ़ता बढ़ता एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद में फॉल करता है, फॉल करते ही आपको डब की साउंड सुनाई देना शुरू हो जाती है। अब है आपके पास में कार्डियक आउटपुट। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल इज 1 मिनट। जो ब्लड है वो ब्लड पंप करता है, जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय लेफ्ट वेंट्रिकल इज 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर जितना ब्लड वेंट्रिकल्स ने छोड़ा है उसके अकॉर्डिंगली हम कार्डिक आउटपुट का रिस्पॉन्स देखते हैं। और हार्ट रेट जो है वो बीट पर मिनट लेते हैं, और स्ट्रोक वॉल्यूम द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इन 1 बीट। एक बीट के अंदर कितना जो आपका वॉल्यूम है ब्लड का वो इजेक्ट हो सकता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कार्डिक आउटपुट देखते हैं। तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट जो कि 1 मिनट के अंदर है, और 1 मिनट के 1 बीट के अंदर कितना ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स छोड़ देते हैं। इससे आपका कार्डियक आउटपुट मिलता है कि 1 मिनट के अंदर आपका हार्ट जो है वो कितना ब्लड पंप आउट कर देता है, पंप करके ब्लड सर्कुलेशन में छोड़ देता है। वेरिएशन इज ईदर फैक्टर अफेक्ट आउटपुट। कई फैक्टर है जो इसमें वेरिएशन लाते हैं, जैसे हार्ट रेट अगर इंक्रीज है बाय 250%
और स्ट्रोक वॉल्यूम कैन ऑलमोस्ट डबल। अगर आपका हार्ट रेट ज्यादा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट करते हैं? मेजर फैक्टर इनसफिशिएंट कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम। अगर हार्ट रेट हमारा चेंज होगा और अगर हमारे ब्लड का जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, मतलब जितना ब्लड हमारी बॉडी ने हार्ट ने छोड़ा है, उन दोनों के ऊपर आपका कार्डियक आउटपुट डिपेंड करता है। बोथ ऑफ विच आर वेरिएबल, दोनों के दोनों जो है वो वेरिएबल है। हार्ट रेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स है ऑटोनोमिक इनर्वेशन, हॉर्मोन्स, फिटनेस लेवल और एज। ये सारी हार्मोन्स। चीजें आपको हार्ट रेट को चेंज करती है। फैक्टर अफेक्टिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करने के लिए हार्ट का साइज मैटर करता है, फिटनेस लेवल मैटर करता है, जेंडर मैटर करता है, हार्ट की कॉन्ट्रेक्टिलिटी मैटर करती है, ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मैटर करता है, प्री लोड कितना है और आफ्टर लोड कितना है। ये सारी चीजें आपके स्ट्रोक वॉल्यूम को चेंज करवाती हैं और इन दोनों के चेंज होने के बाद में आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो चेंज हो सकता है। लास्ट आपका चीज आती है ऑटोनोमिक इनर्वेशन एंड एक्सट्रिंसिक कंडक्शन, कि ब्रेन को हार्ट के अंदर से कैसे सिग्नल मिलते हैं और ब्रेन उसको किस तरीके से कंट्रोल करता है। ये हम चीज नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज के लिए इतना काफी है। बोलो बेटा। ठीक है मैम। ठीक है, अभी तक में कोई परेशानी है? ठीक है, वैसे आई नो इट्स अ डिफिकल्ट फॉर्म, तो मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगी मैं अगेन इसको रिपीट करूंगी। रिपीट इन द सेंस कि बिगनिंग के 10-15 मिनट्स में इसे रिपीटेशन में दूंगी, ताकि अगर आपको कोई भी डाउट होगा या कुछ भी क्वेरी होगा तो आप दोबारा से मुझसे पूछ लेना। ओके? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है, और कोई बात?